हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिनिशिंग जो क्लेंटिंग फिनिशिंग है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है ना। तो जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या क्या हैं, देखिए। पहला जो ऑब्जेक्टिव है, टू गिव सॉफ्ट एंड स्मूथ सरफेस टू द फैब्रिक। सेकंड ऑब्जेक्टिव है, टू गिव लस्टर और ग्लेस टू द फैब्रिक। थर्ड, टू गिव सिल्क लाइक अपीरियंस। एंड फोर्थ है, टू डिक्रीज द एयर परमेबिलिटी। एंड नेक्स्ट है, टू फ्लैटन द स्लब्स। मतलब क्लेंडरिंग क्या है, क्लेंडरिंग में के अंदर क्या होता है, कपड़े को है ना जो बड़े बड़े रोलर्स होते हैं उनके बीच से गुजर जाता है। वो रोलर बहुत ही हैवी होते हैं, जिससे क्या होता है, और हैवी और हॉट होते हैं। तो जो कपड़ा उनके अंदर से गुजार जाता है तो उसका जो सरफेस होता है वो हाईली लस्ट्रस हो जाता है, ग्लेजी आ जाता है। जो क्लेंडरिंग को अपन है ना आयरनिंग से कंपेयर कर सकते हैं थोड़ा सा, कि जैसे अपन आयरनिंग करते हैं एकदम हाई प्रेशर लगा के और हॉट थोड़ी होती है, तो वो कपड़ा एकदम ग्लोसी इफेक्ट आ जाता है, कपड़े के अंदर थोड़ा साइन मारने लगता है। जैसे अपन देखते हैं धोबी की जो प्रेस होती है कितनी हैवी होती है, मीन समझ रहे हैं कि अगर हैवी होगा और हॉट होगा तो कपड़े के अंदर ग्लोसी इफेक्ट बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो क्लेंडरिंग जो ऑब्जेक्टिव है वो अपन ने डिस्कस किए कि ये चीज़ें होती है क्लेंडरिंग की। ठीक है ना। क्लेंडरिंग मशीन किस कैसी होती है, देखिए। क्लेंडरिंग की मशीन इन जनरल क्लेंडरिंग यूजली हैव 2 to 7 रोलर्स विद मोर कॉमन बीइंग द 3 बॉल क्लेंडर। की जो क्लेंडरिंग मशीन होती है उसके अंदर रोलर्स होते हैं, 2 to 7 रोलर्स होते हैं। बट जो कॉमनली यूज़ होता है वो 3 बॉल रोलर होता है। वो रोलर एक सॉफ्ट एक हार्ड, एक सॉफ्ट एक हार्ड होता है, जिससे अपन देखते हैं आयरनिंग करते हैं तो नीचे अपन सॉफ्ट कपड़ा बिछाते हैं और ऊपर से आयरनिंग करते हैं। अगर दोनों हार्ड रोलर होंगे तो कोई मतलब नहीं है, एक सॉफ्ट होगा एक हार्ड होगा, जब जाके उसका प्रेशर सही से बिल्ट हो पाएगा। टेक्सटाइल क्लेंडरिंग आर मेड विद अल्टरनेट हार्ड सिलन एंड इलास्टिक बॉल्स। ये रोलर होते हैं, ठीक है ना, दोनों ही है ना। The elastic balls are made from either compressed paper or compressed cotton. However, a lot of modern calendar are made with covering with usually nylon 6। मतलब क्या है, वो जो सॉफ्ट रोलर होता है उसके ऊपर कोई भी कंप्रेस्ड मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। आइदर वो है ना कॉटन हो सकता है या ऐसा फैब्रिक जो उसको प्रेस करने के बाद वापस ओरिजिनल पोजीशन पा जाए। मतलब ऐसा कपड़ा उसके ऊपर लगाया जाए क्लेंडरिंग रोलर के ऊपर जिसकी रेजिलियंसी पावर बहुत अच्छी हो। रेजिलियंसी समझ रहे हैं कि मतलब किसी फैब्रिक को प्रेस किया और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, वो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, रेजिलियंसी कहलाती है। तो जो सॉफ्ट रोलर होता है उसके ऊपर अगर है ना हाईली रेजिलियंट फाइबर से बना हुआ कपड़ा लपेटेंगे तो वो अच्छा अपन को रिजल्ट देगा। ठीक है ना। ये देखिए क्लेंडरिंग जो मशीन होती है वो ऐसी होती है। यहाँ पे थ्री रोलर क्लेंडरिंग मशीन है, जिसके ऊपर देख रहे हैं ऊपर का जो है रोलर है वो सॉफ्ट है, बीच वाला हार्ड है, देन वापस सॉफ्ट है। तो इसके ऊपर से कपड़ा होता हुआ देन अंदर की साइड होते हुए बाहर की तरफ कपड़ा आ रहा है, जिससे क्या है, ये जो रोलर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फैब्रिक इसकी हीट डिसाइड की जाती है। जैसे अगर कॉटन का कपड़ा होता है तो अपन उसकी हीट लगभग 100 डिग्री के आसपास रख सकते हैं, परंतु अगर वही कपड़ा अगर नायलॉन या सिंथेटिक फैब्रिक का कोई भी हो तो वहाँ पे 50-60 डिग्री इज सफिशिएंट फॉर दैट। ठीक है ना। जैसे अपन प्रेस में ही अपन देखते हैं, अच्छी प्रेस लेके आओ तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक नॉब होती है। नॉब पे लिखा क्या क्या लिखा होता है, सबसे पहले आता है नायलॉन लिखा आता है, देन पॉलिस्टर लिखा आता है, देन सिल्क आता है, वूल आता है, देन कॉटन आता है, देन लिनन आता है। मतलब ये सीक्वेंस होता है कि कौन सा कपड़ा है, कि कौन सा कपड़ा कितना टेम्परेचर बियर कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग इनका टेम्परेचर डिसाइड किया जाता है। तो जो ठीक है ना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी है कि आप उसका ना क्या कितना रखेंगे, उसका टेम्परेचर कितना रखेंगे। ठीक है ना। तो वो थोड़ा ध्यान रखना होता है इसका। ठीक है। देखिए ये इधर
लेफ्ट हैंड साइड ये स्केच डायग्राम है कि इस प्रकार से होता है। और इधर अपन देख रहे हैं कि एसी क्लेंडरिंग मशीन होती है। यहाँ पे ये सेवन सेवन रोलर मशीन है, जहाँ पे देखिए आप लोग कि ये ना ये लिखा है क्लोज ग्रेन्ड आयरन बॉल, देन सेकंड कंप्रेस कॉटन बॉल, थर्ड हाईली पॉलिश्ड स्टील आयरन स्टीम हीटेड बॉल, देन बाद कंप्रेस कॉटन रोल, आयरन स्टीम हीटेड रोल, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि है ना स्टीम रोलर का भी प्रयोग किया गया है। स्टीम का मतलब क्या है, उसके अंदर पानी का प्रयोग किया गया है। तो पानी से क्या होता है कि जो सेल्यूलोजिक फाइबर होते हैं उनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो रीअरेंज्ड हो जाती है थोड़ी सी। आप देखते हैं कि अगर कॉटन का कपड़ा है, अगर उस पर आप आयरनिंग करने जा रहे हो तो उस पर अगर आप थोड़ा सा छिड़काव दे दो और बाद में आयरनिंग करो तो क्या होगा, उसके सेल बहुत जल्दी निकलते हैं। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लग रहा है। थोड़ा सा आप आयरनिंग दिमाग में रखेंगे, आयरनिंग किस किस प्रकार से होती है और वहाँ क्या क्या ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पे समझने में थोड़ी आसानी होती है। तो यहाँ पे एक कंप्रेस्ड एक है ना स्टील रोलर, तो यहाँ पे हाईली प्रेशर्ड रहता है। ये जो रोलर है बहुत हैवी रहते हैं। तो यहाँ पे है ना वाटर का प्रयोग भी करते हैं, जिससे कि है ना सेल्यूलोजिक फाइबर्स की सेल्यूलोज फाइबर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो रीअरेंज्ड हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये स्केच डायग्राम है और इधर ये अपना ना मशीन बता रखी है। देखिए बता रखा है कि 136 आर हार्ड रोलर्स, 2 4 5 7 आर सॉफ्ट रोलर, जैसा मैंने अभी बताया। दिस प्रोविजन इज गिवन सो दैट देयर मस्ट बी रेजिलियंसी प्रॉपर्टी इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रोलर्स सो दैट कंप्रेशन रिमेन यूनिफॉर्म। आज समझ रहे हैं, मैंने अभी ना रेजिलियंसी प्रॉपर्टी की बात की थी कि एसी क्या होता है रेजिलियंसी प्रॉपर्टी मतलब किसी फाइबर को प्रेस किया और वापस वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, तो ऐसे फाइबर की प्रॉपर्टी क्या कहेंगे, बहुत ही अच्छा रेजिलियंट है। जैसे अपन वूल की बात करें, वूल इज ए हाईली रेजिलियंट फाइबर। तो आप देखते हैं जहाँ पे इस कपड़े की आवश्यकता हो, जहाँ पे पाँव पड़ते हो या प्रेशर पड़ता हो और वापस वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, उस जगह अपन हाईली रेजिलियंट फाइबर का प्रयोग करते हैं। जैसे कारपेट हो गए, कारपेट के अंदर अपना वूल का प्रयोग करते हैं, राइट, अच्छे कारपेट के ऊपर। और यहाँ पे भी क्लेंडरिंग में क्या हो रहा है कि जो सॉफ्ट रोलर है वहाँ पे वो प्रेस हो रहा है, तो प्रेस होके वापस अपने अगर ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आए तो बाद में वैसे फाइबर का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हाईली रेजिलियंट फाइबर का प्रयोग किया जाता है। हीटिंग अरेंजमेंट वाया स्टीम सर्कुलेशन चैम्बर, यहाँ पे जो इन रोलर को जो हीट किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, स्टीम के द्वारा हीट किया जा रहा है। ठीक है ना। द प्रोसेस पैरामीटर दैट कैन बी कंट्रोल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैलेंडरिंग आर स्पीड ऑफ फैब्रिक, स्पीड ऑफ रोलर, सरफेस ऑफ द रोलर। मैं देखिए जो कुछ पैरामीटर्स हैं वो डिसाइड करने होते हैं क्लेंडरिंग से पहले। स्पीड ऑफ द फैब्रिक मतलब जो कपड़ा है वो कितनी स्पीड से उसके ऊपर निकल रहा है। स्पीड ऑफ द रोलर की स्पीड क्या रहेगी, सरफेस ऑफ द रोलर की जो सरफेस है रोलर्स का क्या होता है। क्लेंडरिंग के अंदर ऐसा भी करते हैं, क्लेंडरिंग के जो टाइप होते हैं उसके अंदर की है ना रोलर कुछ ग्लूड होते हैं या बाद में कुछ उसके ऊपर है ना पिक्चर होता है, जो है ना फिगर होता है वो कपड़े के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रकार के रोलर का भी प्रयोग करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस ऑफ द रोलर वी विल डिसाइड द स्पीड ऑफ द फैब्रिक एंड स्पीड ऑफ द रोलर। ठीक है ना। टाइप ऑफ फैब्रिक का सबसे बड़ा रोल होता है इसके अंदर। जब तक टाइप ऑफ फैब्रिक की प्रॉपर्टी पता नहीं लगेगी उसकी क्या फैब्रिक प्रॉपर्टी है, जब तक थर्मल प्रॉपर्टी उसकी, जब तक अपन क्लेंडरिंग नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिसाइड द नेचर ऑफ द फैब्रिक कि उसका नेचर कैसा है, देन वी विल डिसाइड द स्पीड ऑफ द फैब्रिक, स्पीड ऑफ द रोलर एंड सरफेस ऑफ द रोलर। ठीक है, समझ में आया। देन नेक्स्ट है फॉर लाइट वेट फैब्रिक less number of balls are used in calendering and for heavy weight fabric more number of balls are used। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लाइट वेट फैब्रिक होता है वहाँ पे हम कह रहे हैं कि है ना लेस नंबर ऑफ रोलर्स का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आसानी से अगर उसके अंदर क्रीजेज रिमूव हो जाएंगे या है ना वो जो ग्लोसी इफेक्ट है वो आसानी से उसके ऊपर प्राप्त किया जा सकता है। परंतु जो हेवी फैब्रिक है वहाँ पे है ना नंबर ऑफ बॉल्स ज़्यादा रखनी पड़ेगी।
ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लेंडरिंग इफेक्ट्स आर, जो क्लेंडरिंग के द्वारा जो डिफरेंट इफेक्ट्स दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? सरफेस ग्लेजिंग, साइड इफेक्ट, मोर इफेक्ट, स्नेर इफेक्ट एंड इम्बोजिंग इफेक्ट। दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट, है ना, ये डिफरेंट इफेक्ट्स है जो अपन क्लेंडरिंग के द्वारा कपड़े के ऊपर देते हैं। तो अपन ने अभी डिस्कस किया कि है ना, what is the objective of the calendering and what are the construction of the calendering and what are the factors will affect the calendering process, and then how these machines works, and how and we have we have tried to connect our ironing process with the calendering machine, so you guys can understand better way. Thank you. Thank you.